अर्थ का हाईएस्ट माउंटेन यानी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत सी लेवल से 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा एवरेस्ट अपने आप में बहुत खास है। न केवल अपनी हाइट के लिए बल्कि नेचर की खूबसूरती, जियोलॉजिकल वंडर्स और ह्यूमन अचीवमेंट का सिंबल ये एवरेस्ट सागरमाथा और चोमो लुंगमा भी कहलाता है। पृथ्वी के इस हाईएस्ट पीक को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है फॉरहेड ऑफ द स्काई, आकाश का मस्तक या आकाश की चोटी। जो चाहे समझ लीजिए, क्योंकि ये तो है ही आकाश को छूता हुआ शिखर। इसे स्वर्ग का शीर्ष भी कहा जाता है, जो कि इस पर्वत की ऊंचाई और आकाश से इसकी नजदीकी को इंडिकेट करता है और नेपाल में इस पर्वत की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। वहीं तिब्बत में ये कहलाता है चोमो लुंगमा, जिसका मतलब होता है मदर गॉडेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व की माता। ये नाम इसके विशाल आकार और तिब्बत में इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस को बताता है। इस पर्वत का एक नाम पीक 15 भी रहा, जब तक इसे अपना ये नाम माउंट एवरेस्ट नहीं मिला था। और साल 1865 में ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी एक्यूरेट हाइट को मेजर कर लिया। तब उनके सम्मान में इस पीक 15 का ऑफिशियल नेम माउंट एवरेस्ट कर दिया गया। कितनी ही मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए हमें इस एवरेस्ट की ब्यूटी, हाइट और उन लोगों के बुलंद इरादों को देखने का मौका मिलता है जो कि इसकी चढ़ाई करते हैं और खतरों का सामना करते हुए इसके शिखर तक पहुंचने के लिए जी जान लगा देते हैं। ऐसी ही मोस्ट फेमस मूवीज में शामिल हैं एवरेस्ट, शेरपा, द समिट और ऊंचाई, और डॉक्यूमेंट्री है माउंट एवरेस्ट अल्टीमेट चैलेंज। ये माउंट एवरेस्ट विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन 6 देशों में फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है और देश की जलवायु और नदियों को प्रभावित भी करती है। इसमें स्थित माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो नेपाल का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बनाता है, और तिब्बत का सदर्न बॉर्डर। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सिक्किम और उत्तराखंड के साथ बॉर्डर्स को शेयर करने वाले नेपाल में स्थित है। हिमालय माउंटेन रेंज का सबसे ऊंचा शिखर भी यही है और समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु भी यही है। लेकिन एवरेस्ट को इतनी ऊंचाई मिली कैसे होगी? तो ये मिलियंस ईयर्स की टेक्टोनिक एक्टिविटी का नतीजा है। हिमालय रेंज का हिस्सा ये माउंटेन आज से लगभग 50 मिलियन सालों पहले बना, जब इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई और इस टकराव से अर्थ क्रस्ट मुड़कर के ऊपर उठ गई, जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और माउंट एवरेस्ट का बनना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा बना। इन टेक्टोनिक प्लेट्स में से इंडियन प्लेट तो आज भी नॉर्थ साइड में मूव कर रही है, जो कि हर साल एवरेस्ट को कुछ मिलीमीटर ऊपर उठा रही है। अर्थक्वेक्स भी एवरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, जैसे साल 2015 में नेपाल में आया अर्थक्वेक, जिसने इस माउंटेन की हाइट में स्मॉल शिफ्ट कर दिया, जिससे एवरेस्ट के कुछ हिस्सों में इसकी ऊंचाई मामूली बढ़ी और कम हुई थी। ऊंचाई का परचम लहराने वाले इस माउंटेन की सरफेस मेनली चट्टानों और बर्फ से बनी है। यहाँ मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं, यानी ऐसी चट्टानें जो एक्सट्रीम हीट, प्रेशर या केमिकल प्रोसेसेस की वजह से अपनी ओरिजिनल फॉर्म खो चुकी हैं और पूरी तरह बदल चुकी हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर गहराई में होने वाले ये बदलाव इन चट्टानों को ऐसा रूप देते हैं और इन्हें कठोर, मजबूत और खुरदरा भी बनाते हैं। इसलिए एवरेस्ट की सतह ऐसी दिखाई देती है। इस पर ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बर्फ के मैदान और बर्फीली झरने इसे पूरी तरह से ढक लेते हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान आने वाला कुंभ ग्लेशियर बेहद खूबसूरत है और नेपाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। लेकिन एवरेस्ट चढ़ने वालों के लिए ये इस चढ़ाई का एक खतरनाक हिस्सा है। बर्फ का लगातार हिलता हुआ एक ढेर, जिससे पार जाकर के ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये चैलेंज भी इसकी नेचुरल खूबसूरती से इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह एवरेस्ट के नॉर्थर्न साइड में तिब्बत से चढ़ाई शुरू करने वाले क्लाइंबर्स रोंगबक ग्लेशियर को मेन रूट की तरह यूज करते हैं, और ये ग्लेशियर भी अपने आप में खास और खूबसूरत है और हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट से घिरा हुआ है। ये दोनों ही ग्लेशियर्स बर्फ से बने हैं जो कि पिघल रही हैं, जो कि फिक्र की बात है।
लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर आपको यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को नहीं मिल सकते, तो ऐसा नहीं है। आप इसकी फिक्र मत करिए, क्योंकि एवरेस्ट के नेचुरल फीचर्स में केवल ग्लेशियर्स ही नहीं है, बल्कि प्लांट्स एंड एनिमल्स भी शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट पर वेजिटेशन इसकी हाइट के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, इसलिए नीचे की तरफ ओक, पाइन, जुनिपर और रोडोडेंड्रोन दिखाई देते हैं और ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए अल्पाइन घास के मैदान नजर आते हैं। और जब और ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वेजिटेशन कम होती जाती है और केवल मॉस और लाइकेन ही नजर आते हैं, जो कि चट्टानों को ढक देते हैं। यहाँ प्लांट्स है तो बर्ड्स और एनिमल्स भी हैं। यहाँ हिमालयन मोनल, टिबेटियन स्नोकॉक, ब्लड फेजेंट, गोल्डन ईगल जैसे बर्ड्स रहा करते हैं। और स्नो लेपर्ड, हिमालयन ताहर, हिमालयन ब्लैक बेयर, रेड पैंडा, हिमालयन मस्क डियर और यॉक के लिए ये बर्फीली वादियां उनका घर है। इन्हीं की तरह माउंट एवरेस्ट शेरपा लोगों का भी घर है, जो पूर्वी नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र के लोग हैं। इन्हें इतनी ऊंचाइयों पर रहना आता है और एवरेस्ट चढ़ने वालों को चढ़ाई के दौरान मदद करने का बेहद जरूरी काम भी शेरपा करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सेप्शनल माउंटेनियरिंग स्किल्स होती हैं। एवरेस्ट चढ़ाई के इतिहास में शेरपा कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। ये गाइड, पोर्टर्स और ज्यादा ऊंचाई पर काम करने वाले वर्कर्स होते हैं। इनके लिए माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक ऊंचा पर्वत नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थल, अध्यात्म का केंद्र और उनकी पहचान का हिस्सा है। माउंटेनियरिंग और टूरिज्म इनके इनकम के सोर्स होते हैं और ये क्लाइंबर्स की मदद करने वाले खुश मिजाज साथी भी होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं और हर साल चढ़ाई करने की कोशिश सैकड़ों माउंटेनियर्स करते हैं, लेकिन इन पर्वतारोहियों में से बहुत कम सफल हो पाते हैं। इनका सक्सेस रेशो बहुत हद तक मौसम से प्रभावित भी होता है, इसलिए मई और अक्टूबर के महीने चढ़ाई के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इन महीनों में यहाँ पर मौसम फेवरेबल रहता है। चढ़ाई के दौरान ये माउंटेनियर्स बेस कैंप में प्लानिंग करते हैं, आराम करते हैं और अपना जरूरी सामान यहाँ रखकर आगे बढ़ते हैं। ये बेस कैंप शुरुआती पॉइंट होता है जिसमें टेंट, वाटर, फूड, ऑक्सीजन सिलेंडर और कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट फोन्स जैसी सुविधाएं मिला करती हैं। माउंट एवरेस्ट पर ऐसे दो मेन बेस कैंप्स है, नेपाल का साउथ बेस कैंप और तिब्बत का नॉर्थ बेस कैंप। साउथ बेस कैंप से चढ़ाई शुरू करने वालों को नेपाल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है और नॉर्थ बेस कैंप से चढ़ाई शुरू करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी होता है। इन कैंप्स के अलावा कैंप 1, 2, 3 जैसे अदर कैंप्स भी होते हैं, जहां क्लाइंब के दौरान आराम किया जाता है और एनर्जी रीगेन की जाती है। इसके बावजूद एवरेस्ट की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्लाइंबर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनती है, जिसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, तेज चलती बर्फीली हवाएं, लो ऑक्सीजन लेवल और तेजी से बदलते वेदर पैटर्न्स इसे चढ़ाई के लिए मोस्ट डेंजरस माउंटेन्स में शामिल कर देता है। इस चढ़ाई के दौरान 8000 मीटर से ऊपर का जोन डेथ जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बेहद कम होता है और बर्फीले तूफानों और खराब मौसम की वजह से सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई माउंटेनियर्स अपनी जान गंवा देते हैं। ये डेथ रेट 1 से 2% होती है। साल 2008 में खराब मौसम की वजह से कई माउंटेनियर्स की जान चली गई थी। इतना खतरनाक है ये एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूने का सफर, लेकिन फिर भी इंसानी इरादे कहाँ कुछ कम होते हैं। अपने मजबूत इरादे और एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने के जज्बे ने कई क्लाइंबर्स को इसके शिखर तक पहुंचाया भी है, जैसे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली शेरपा तेंजिंग नोर्गे को, जो 29 मई 1953 को विश्व की इस सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। साल 1975 में एक जापानीज माउंटेनियर जुंको ताबेई वो पहली महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंची। इसी तरह 20 मई 1965 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने अवतार सिंह चीमा, और 1984 में पहली भारतीय महिला रही बछेंद्री पाल। और आज तक सबसे ज्यादा बार माउंटेन एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने नेपाली माउंटेनियर कामी रीता शेरपा, जिन्होंने अभी तक 30 बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर के नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी तरह अगर यंगेस्ट पर्सन और ओल्डेस्ट पर्सन के बारे में जाने तो फिलहाल साल 2024 तक इंडिया की मालवत पूर्णा वो यंगेस्ट पर्सन है जिन्होंने लगभग 13 साल की उम्र में साल 2014 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और यूइचिरो मियुरा वो पर्सन है जिन्होंने 80 साल की उम्र में
एवरेस्ट पर चढ़कर ओल्डेस्ट पर्सन का रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड्स इनक्रेडिबल ह्यूमन स्पिरिट को शोकेस करते हैं। एवरेस्ट है ही ऐसा जो चैलेंजर्स को इंस्पायर करता है कुछ नया और चुनौती भरा करने को। इसलिए तो पेम्बा डोरजे शेरपा ने साल 2004 में केवल 8 घंटे और 10 मिनट में ही बेस कैंप से शिखर तक सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बना लिया। और 1980 में पोलिश माउंटेनियर्स क्रिस्टोफ विलिकी और लेजिक चिची ने सबसे पहले विंटर क्लाइंब का रिकॉर्ड बनाया, यानी पहली बार कोई बर्फीली सर्दियों में एवरेस्ट के पीक तक पहुंचा। एवरेस्ट पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ने वाले ये रिकॉर्ड होल्डर्स हर उस इंसान के लिए मिसाल हैं जिसके इरादे और सपने दोनों बड़े और मजबूत हैं। ये सच है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना बहुत टफ और खतरों से भरा है, लेकिन अगर सही ट्रेनिंग और स्किल्ड माउंटेनियर्स की गाइडेंस ली जाए तो इसे थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। इंडिया में माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग के 2 वेल नॉन इंस्टीट्यूट्स हैं, NIM यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और IMA यानी इंडियन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन, जिनकी ट्रेनिंग में रनिंग, क्लाइंबिंग और वेट लिफ्टिंग जैसी फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है। रस्सी बांधने और बर्फ पर चलने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाती है और इमरजेंसी कंडीशंस के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग भी इसमें शामिल होती है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की लर्निंग भी इसमें इंक्लूड होती है, जिसकी वाकई में बहुत जरूरत है, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग लेकर और रिक्वायर्ड परमिट लेकर माउंटेनियर्स एवरेस्ट की चढ़ाई तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टेड भी रखना है, ये अक्सर भूल जाते हैं। इस वजह से माउंटेनियर्स इसके रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और फूड पैकेजिंग जैसे वेस्ट को छोड़ देते हैं, जो इसके प्योर एटमॉस्फेयर को भी पल्यूटेड कर रहा है। बढ़ते टूरिज्म ने भी इसे काफी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर मिलने वाली रेयर वेजिटेशन और वाइल्ड एनिमल्स की चोरी भी होने लगी, और ग्लोबल वार्मिंग ने तो पहले से ही एवरेस्ट के ग्लेशियर्स को पिघलाना शुरू कर दिया है। हालांकि इन कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट और टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस क्लीन अप कैंपेन्स चला रही हैं और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का यूज भी किया जा रहा है। एवरेस्ट के एनवायरनमेंट पर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स की स्टडी करके इसे प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी और एफर्ट जरूरी है, क्योंकि हम सबका अवेयर होना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना जरूरी है, और इन प्रयासों का लगातार यूं ही चलते रहना जरूरी है, ताकि हम इंसानों के साहस की कहानी कहने वाला ये एवरेस्ट खुद भी यूं ही शान से खड़ा रह सके, मजबूती से आसमान को छूता हुआ विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत के रूप में। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड होने के इरादे भी एवरेस्ट की तरह बुलंद रहें। और इसी के साथ ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपका कोई सजेशन है वो भी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही कोई सवाल या टॉपिक है, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। अपना प्यार और सपोर्ट पूरी क्विक सपोर्ट टीम के साथ यूं ही बनाए रखें। हम मिलेंगे जल्दी ही, लेकिन लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा आगे बढ़ते रहे, अपने आप को अपडेट रखे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।